ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी के केस के बाद मध्य प्रदेश के भिंड में भी एक ऐसा मामला सामने आया। आरोप है कि 24 साल की नव विवाहिता को ससुराल वालों ने जहर देकर मारने की कोशिश की है। सोनाली की शादी 19 जुलाई 2025 को आदित्य के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। सोनाली के माँ बाप ने दहेज में वो हर सामान दिया जिसकी जरूरत उनके दामाद और बेटी को थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सोनाली को ससुराल वाले दहेज के लिए सताने लगे। आरोप है कि आदित्य और उसके घर वाले सोनाली को बुलेट देने के लिए प्रताड़ित करने लगे। जब सोनाली ने इनकार किया तो आदित्य ने न केवल उसे पीटा बल्कि गर्म लोहे की रॉड से उसके हाथ जला दिए। हैवानियत की हद तो तब हो गई जब 19 जुलाई को सोनाली को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दे दिया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। सोनाली पिछले 1 महीने से आईसीयू में है। हालत में कोई सुधार नहीं और वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। भाई मयंक का आरोप है कि पूरे मामले को पुलिस नजरअंदाज कर रही है और अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। यूपी के कन्नौज में एक लड़की को फेसबुक पर एक लड़के से प्यार हुआ। घर से भागकर दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन अब लड़की अपने पति की तलाश में थाने पहुंच गई है। फेसबुक पर पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और जब घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हुए तो रूबी अपने प्रेमी कृष्णा के साथ भाग गई और मंदिर में शादी कर ली। नतीजा क्या होगा ये रूबी को भी नहीं पता था। रूबी अब एक शिकायती पत्र और अपने पति की तस्वीर लेकर थाने पहुंची है, जिसमें लिखा है कि 5 महीने पहले इसने कृष्णा से शादी की थी और कृष्णा 15 अगस्त को इसे कन्नौज के रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। रूबी का आरोप है कि कृष्णा को उसके परिवार वालों ने छिपा कर रखा है। इसने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप भी लगाया। रूबी का दावा है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये कहता था तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा कभी भी, कभी तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। कानपुर मंदिर में की थी सर। रूबी पिछले कई दिनों से पति की तलाश में सड़क पर भटक रही है, क्योंकि जब भी अपने ससुराल जाती है तो वहाँ इसे गालियाँ मिलती हैं और भगा दिया जाता है। महाराष्ट्र के पुणे में एक पत्नी ने पति की जान बचाने के लिए अपना लिवर डोनेट करने का फैसला किया, लेकिन अब ना तो पति की जान बची और ना ही पत्नी की। बताया जा रहा है कि बापू बालकृष्ण कोमकर का लिवर खराब था। ऐसे में पत्नी कामिनी ने अपना लिवर का हिस्सा दान करने का फैसला किया। सहाद्री अस्पताल में 15 अगस्त को लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी भी की गई, लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद भी पति को बचाया नहीं जा सका। वहीं लिवर डोनेट करने के बाद कामिनी को 21 अगस्त को संक्रमण हो गया और उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। अब परिजनों ने सहाद्री अस्पताल के प्रबंधन और संबंधित डॉक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। मामला सामने आने के बाद अब सरकार ने अस्पताल को नोटिस जारी कर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया से संबंधित सभी विवरण देने को कहा है। भगवान जब बुलाते हैं तो लोग मंदिर जाकर उनके दर्शन करते हैं, लेकिन कर्नाटक में कुछ भक्तों ने भगवान के पास जाने के लिए अपना शरीर त्यागने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मामला कर्नाटक के अथानी का है। 20 भक्तों ने एक साथ ऐलान कर दिया कि उन्हें भगवान का बुलावा आया है और वो सभी 8 सितंबर को अपना देह त्याग देंगे। जिन 20 भक्तों ने ये ऐलान किया उसमें 10 भक्त महाराष्ट्र के पुणे से थे, जबकि 5 लोग एक ही परिवार के थे। दरअसल कर्नाटक के अनंतपुर में रामपाल महाराज का मठ है और देह त्यागने का फैसला करने वाले भक्तों ने रामपाल महाराज से दीक्षा ली है। हालांकि जब दूसरे मठ के महाराजाओं ने भक्तों को समझाया तो इन्होंने देह त्यागने का फैसला वापस ले लिया। अब कर्नाटक पुलिस इन भक्तों से पूछताछ कर इन्हें हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है। राजस्थान के अजमेर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोहागल इलाके में बिछाई जा रही गैस पाइपलाइन में लीकेज हो गया। जहां गैस लीकेज हुई उसी के करीब खंडियावास मेला चल रहा था। इसे लापरवाही की सारी हदें पार करना नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। अजमेर में आईजीएल घर घर सप्लाई के लिए पीएनजी की अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगा रही है। पाइपलाइन से अचानक गैस रिसाव होने लगा। गैस लीक हुई तो काम कर रहे श्रमिक उस जगह को छोड़कर भाग खड़े हुए, लेकिन मेले में जा रहे श्रद्धालुओं को खतरे का अंदाजा नहीं था। लोग वहां पहुंचे तो गैस बेकाबू हो चुकी थी। पूरे इलाके में गैस फैलने लगी। ये सब कुछ तब हुआ जब मेले की वजह से कंपनी से काम रोकने के लिए कहा गया था। प्रशासन ने जानकारी मिलते ही आवाजाही रोक दी और कंपनी से गैस सप्लाई बंद करवाई। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में यात्रियों से भरी हुई एक सरकारी बस को बीच सड़क कुछ लोगों ने रोक लिया। इन गुंडों ने न सिर्फ इस बस में तोड़फोड़ की बल्कि ड्राइवर और कंडक्टर को जमकर पीटा भी। पहले रात की तस्वीर देखिए और अब दिन की तस्वीर पर नजर डालिए। रात के अंधेरे में सहारनपुर के इन मवालियों ने जमकर उत्पात मचाया। अंबेहटा पी बस स्टैंड पर कुछ युवकों ने हमला बोला और सरेआम बस में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ पूरी भीड़ के सामने मारपीट की।
जिससे बस में बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। मारपीट के दौरान यात्री जान बचाकर बस से भागते दिखे। रात में तो बस स्टैंड पर तांडव मचाने वाले गुंडे भाग गए थे, लेकिन दिन के उजाले में वापस लौटे, लेकिन बदले हुए अंदाज में। जो हाथ मुक्के बरसा रहे थे वो अब हाथ जोड़े खड़े थे। कानून हाथ में ले ले, वो गलती होगी। पुलिस ने बस में तांडव मचाने वाले इन बदमाशों की पूरे बाजार में परेड करवाई। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए बी सुदर्शन रेड्डी ने छत्तीसगढ़ के सलवा जुडूम आंदोलन पर जो फैसला दिया था, उसके चलते छत्तीसगढ़ के लोगों ने अपने सांसदों से उन्हें हराने की अपील की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में सलवा जुडूम आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया था। दावा है कि इस आंदोलन पर प्रतिबंध लगाने के चलते छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाएं बढ़ गईं और कई निर्दोष मारे गए। अब छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित लोगों ने इलाके के कांग्रेस सांसदों को चिट्ठी लिखी और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उपराष्ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी को वोट न देने की अपील की। अशोक गंदामी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरा बस्तर जिला डर से कांपता रहा। पूरे बस्तर में गला रेत कर, जिंदा जलाकर, गोलियों से भूनकर मारे जाने और अपाहिज होने वालों की संख्या हजारों में है। इसी तरह खुद को बस्तर नक्सल हिंसा पीड़ित और किसान बताने वाले सियाराम रामटेके ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मुझे और बस्तर में रहने वाले हजारों लोगों को लगता है कि अगर साल 2011 में सलवा जुडूम बंद नहीं होता तो बस्तर में बहुत पहले नक्सलवाद खत्म हो गया होता। एक महीने बाद मिग-21 लड़ाकू विमान पूरी तरह से सेवा मुक्त हो जाएंगे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आखिरी बार मिग-21 उड़ाया। उन्होंने राजस्थान के नाल एयरफील्ड से ये उड़ान भरी। वैसे तो एयरफोर्स चीफ ने अपने फ्लाइंग करियर की शुरुआत मिग-21 से ही की थी, लेकिन जब इसे आखिरी बार उड़ाने का मौका मिला तो फिर से ट्रेनिंग ली। एक मिग-21 स्क्वाड्रन लीडर प्रिया फ्लाई कर रही थी और दूसरा मिग-21 एयरफोर्स चीफ एपी सिंह उड़ा रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया ने इस फॉर्मेशन को लीड किया और एयरफोर्स चीफ ने इस तरह मिग-21 फाइटर जेट को विदाई दी। एयरफोर्स में 6 दशक तक सेवा देने के बाद मिग-21 इतिहास बन जाएगा। कारगिल युद्ध में भी मिग-21 की काबिलियत दिखी थी। इसके अलावा बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने F-16 और JF-17 के साथ इंडियन एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की तो उस वक्त विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने मिग-21 बाइसन से पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया था। बारिश कहीं आफत बनकर बरस रही है तो कहीं कहीं ये राहत दे रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा के महेंद्रगढ़ गांव में अच्छी बारिश के लिए ग्रामीणों ने अनोखा टोटका किया। अजब गजब टोटकों के बाद जब मन्नत पूरी हो गई तो माला पहनाकर गधों का अभिनंदन किया गया। साथ ही गधों की दावत का इंतजाम हुआ। उनके सामने स्वादिष्ट गुलाब जामुन परोसे गए। गधे के मालिक को भी सम्मान में साफा पहनाया गया। पिछले कई दिनों से महेंद्रगढ़ में अच्छी बारिश की कामना को लेकर टोटके किए जा रहे थे। टोटकों के बाद बारिश हो गई तो गधों को गुलाब जामुन खिलाने का वादा पूरा हुआ। हाल ही में झालावाड़ में भी अच्छी बारिश के लिए गधों को गुलाब जामुन खिलाया गया था और गांव के मुखिया को गधे पर उल्टा बैठाकर शमशान के 7 चक्कर लगवाए थे। भीलवाड़ा में तो माना जा रहा है कि टोटके ने काम कर दिया। वहीं झालावाड़ में भी बारिश की खबरें हैं। सिटी ब्यूटीफुल का तमगा रखने वाली चंडीगढ़ की सड़कों की बदहाली पर सियासत गर्मा गई है। सड़क के गड्ढों के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। जनता पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, इन गड्ढों में डूब मरो। जहां जहां दिखे गड्ढे वहां वहां लगा दिए कागज वाले कमल के फूल। वो कमल का फूल जो बीजेपी का चुनाव निशान है। कांग्रेस का आरोप है कि चंडीगढ़ में सड़क पर गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, कुछ समझ नहीं आता। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की और बिगड़ती सड़क स्थिति के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। जनता पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, इन गड्ढों में डूब मरो। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि सड़कों की मरम्मत के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में इस वक्त बीजेपी की मेयर है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। थार जैसी गाड़ी में बैठते ही कुछ लोगों का मिजाज बिगड़ जाता है, इसीलिए थार चलाने वाले हर जगह अपनी ताकत की नुमाइश करने लगते हैं। चंडीगढ़ के मोहाली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों ने जैसे ही तेज बहाव में अपनी थार दौड़ाई तो अगले ही पल उन्हें मिल गया कुदरत का पुरस्कार। कैसे, आप खुद देख लीजिए। गाड़ी सवार लोगों ने जयंती देवी नदी के पानी में जबरदस्ती गाड़ी निकालने की कोशिश की और गाड़ी पलट गई। गई 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 गई
लहरें इतनी तेज थी कि सफेद रंग की ये गाड़ी बहती चली गई। गाड़ी में 2 लोग सवार थे, वो दोनों गाड़ी में फंस गए। लेकिन इस दौरान जब लोगों ने सैलाब में फंसे एक शख्स को बाहर निकलने को कहा तो वो हाथ दिखाकर लोगों को ऐसे शांत करवाने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। काफी देर तक ये लोग नदी में फंसे रहे, लेकिन बाद में इन्हें जैसे तैसे बाहर निकाल लिया गया। पानी को कम आंकने की गलती थार वालों को किस तरीके से भारी पड़ गई। ओडिशा के एक यूट्यूबर ने भी कुछ ऐसी ही गलती की। ओडिशा के कोरापुट में बारिश के बाद दुदुमा झरना पूरे उफान पर है और इस खतरे को नजरअंदाज कर यूट्यूबर वहां वीडियो शूट करने पहुंच गया, लेकिन उसकी गलती उस पर कैसे भारी पड़ गई आप देखिए। फेमस यूट्यूबर सागर टुडू अपने दोस्तों के साथ दुदुमा झरने पर शूटिंग कर रहा था। तभी माचकुंडा बांध से पानी छोड़ा गया और वो चट्टान में फंस गया। काफी देर तक यूट्यूबर सागर टुडू चट्टान को पकड़े अपना बैलेंस बनाए खड़ा रहा। सागर के दोस्तों ने रस्सी के सहारे उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अचानक पानी का दबाव बढ़ा और यूट्यूबर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। इसके बाद यूट्यूबर कहां बह गया उसका कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम सागर की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान के सिरोही में भी एक कार झांककर नाले में बह गई। कार वाले को लगा कि वो अपनी नई लग्जरी गाड़ी उफनता नाला पार करा ले जाएगा, लेकिन तेज धार के आगे नई कार भी जवाब दे गई। कार नाले में बह गई और कार सवार की जान खतरे में पड़ गई। इसके बाद क्रेन को बुलाया गया और क्रेन को पकड़कर कार सवार बाहर निकलने लगा। कार का गेट खोलकर कार सवार ने क्रेन के सहारे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। कार सवार को नाले में फंसा देखकर आसपास के लोग मदद को दौड़े और कार ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन उसकी कार काफी देर तक नाले में फंसी रही। ये घटना सिरोही जिले के पिंडवाड़ा इलाके में हुई। इधर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में तो रेस्क्यू टीम ही बाढ़ में फंस गई। शक्कर खड्ड के तेज बहाव में फंसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम वहां जा रही थी, लेकिन नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर उनकी नाव पलट गई। ये देखिए, बाढ़ में ये शख्स फंसा हुआ है और इसे बचाने के लिए आ रही है रेस्क्यू टीम। रेस्क्यू टीम मदद के लिए आ रही थी कि तभी उनकी नाव पानी के तेज बहाव में फंस गई। नाव को निकालने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन नाव नहीं निकली और पानी के भंवर में फंसकर पलट गई। वो पानी बढ़ गया आज ओए। नाव पलटने से नाव पर सवार रेस्क्यू टीम के सदस्य पानी में जा गिरे। हालांकि सभी को बाहर निकाल लिया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी एक और हादसा हुआ। भारी बारिश की वजह से एक सड़क धंस गई, जिसके बाद कार का अगला पहिया सड़क में धंस गया और बाकी की कार हवा में ही लटक गई। गनीमत रही कि हादसे में कार सवार लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। नदी के तेज बहाव की वजह से एक पुल बीच से टूट गया। पुल गिरने का जो वीडियो सामने आया, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए, पुल का एक पिलर बहा और पुल धड़ाम से गिरा। केवल 4 सेकंड में पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया। ये पुल पठानकोट को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला चक्की पुल है, जो नदी के तेज बहाव को नहीं झेल सका और लहरों की टक्कर से जमींदोज हो गया। पुल गिरने के बाद प्रशासन ने लोगों की आवाजाही रोक दी है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रिलायंस फाउंडेशन के बनतारा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बनतारा में अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए इस एसआईटी का गठन किया गया है। जांच के लिए बनाई गई 4 सदस्यों की एक कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जे चेलमेश्वर होंगे इस कमेटी के अध्यक्ष। एसआईटी को 12 सितंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तमिलनाडु के वकील ने लगाए हैं अनियमितताओं के आरोप। अब मामले की जो अगली सुनवाई होनी है वो 15 सितंबर को होगी।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वनतारा में अनियमितताओं को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है और इस जांच के लिए यह एसआईटी बनाई गई है 4 सदस्यों की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जे चेलमेश्वर इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही 12 सितंबर तक इस एसआईटी को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इस अनियमितता के जो आरोप हैं वो तमिलनाडु के वकील की तरफ से लगाए गए हैं और अब इस पूरे मामले को जो सुना जाएगा वो तारीख 15 सितंबर की है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।